दिल्ली बेंगलुरु आकाश एयर की एक फ़्लाइट बम की धमकी के बाद आपातकाल घोषित करने के बाद 184 लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौट आई। आकाश एयर की फ़्लाइट QB1335 जो 16 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर रही थी और जिसमें 174 यात्री, 3 शिशु और 7 चालक दल के सदस्य सवार थे, को सुरक्षा अलर्ट मिला। आकाश एयर इमरजेंसी रिस्पांस टीमें स्थिति की निगरानी कर रही हैं और उन्होंने पायलट को सलाह दी कि वह पर्याप्त सावधानी के साथ फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दे। कैप्टन दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग के लिए सभी आवश्यक आपातकालीन प्रयासों का पालन कर रहे हैं और आगमन का अनुमानित समय लगभग 2 बजे है। आकाश एयर के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, माइक्रो कॉबाल्मिंग प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये धमकियां मुंबई से आने वाली 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम की धमकियों के एक दिन बाद आई, जिससे सैकड़ों यात्रियों और एयरलाइन चालक दल को परेशानी हुई। सोमवार को पोस्ट किए गए संदेशों को एक अफवाह घोषित किया गया। दिल्ली से शिकागो जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 777-300 विमान को बम की धमकी के बाद कड़ायना के हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा था कि विमान ने इक्वालाउट नुनावत में आपातकालीन लैंडिंग की और चालक दल सहित सभी 211 लोग विमान से उतर गए। इस्लामाबाद में SCO बैठक के दौरान पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और सुझाव दिया कि उसे इस बात पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में खटास क्यों आई है। SCO शासन अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर ने कहा, यदि विश्वास की कमी है या सहयोग अपर्याप्त है, यदि मित्रता कम हो गई है और अच्छे पड़ोसी की भावना नहीं गायब हो गई, तो निश्चित रूप से आत्मचिंतन करें और कारणों को संबोधित करने के कारण है। पाकिस्तान का सीधा तौर पर उल्लेख किए बिना मंत्री ने कहा, यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की विशेषता रखती है तो वे समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की संभावना नहीं रखते। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस्लामाबाद में SCO शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक में विचार विमर्श में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया और 8 परिणाम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने भारत की ओर से रूस को भी शुभकामनाएं दी क्योंकि वह SCO की घूर्णन अध्यक्षता प्रणाली के तहत इसका अलगा अध्यक्ष बन गया है। जयशंकर ने कहा, भारत रूस के SCO CHG अध्यक्षता संभालने पर अपनी शुभकामनाएं देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि NCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों ने यहां कुर्ला इलाके में एक किराए के घर में YouTube पर वीडियो देखकर अन्यास्त्र चलाना सीखा था। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई के निर्मल नगर इलाके में उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के ठीक बाहर 3 लोगों ने घेर लिया और शनिवार रात को गोली मार दी। एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान पाया कि फरार संदिग्ध शूटर शिव कुमार गौतम ने उत्तर प्रदेश में शादियों के जश्न में जाने वाली फायरिंग के दौरान बंदूक चलाना सीखा था। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप से पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि गौतम को मुख्य शूटर के रूप में काम पर रखा गया था। उन्होंने बताया कि गौतम ने कश्यप और सिंह को कुर्ला में एक किराए के घर में शूटिंग का प्रशिक्षण दिया था, जहां उन्होंने ड्राई प्रैक्टिस की थी। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने लगभग 4 सप्ताह तक YouTube वीडियो देखकर हथियार लोड करना और उतारना सीखा क्योंकि उन्हें अभ्यास के लिए खुली जगह नहीं मिल पाई थी। कथित षड्यंत्रकारियों में से एक शुभम लोनकर 24 सितंबर तक पुलिस की रडार पर था, जब उसने जून में अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर अप्रैल में हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में पूछताछ की गई थी। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की संलिप्तता का संदेह था, शुभम लोनकर को महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उस मामले में 10 से अधिक आग्नेयास्त्र बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि शुभम लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के संपर्क में था। सिंगापुर में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने साइबर खतरे की परिदृश्य, राष्ट्रीय साइबर नीतियों, खतरे के आकलन और संयुक्त राष्ट्र में ICT डोमेन में हाल ही में घटनाक्रमों पर विचार का आदान प्रदान किया। वार्ता में गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग की संभावना तलाशी गई। हरियाणा के भावी CM नायब सिंह सैनी ने कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनके आवास पर भाजपा विधायक रात्रि भोज के लिए पहुंचे। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा, हरियाणा के भावी CM नायब सिंह सैनी ने सभी भाजपा विधायकों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है, इसलिए कल एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
ईडी हैदराबाद ने मेंबर श्री कृष्ण स्टॉकिट्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए 2002 के तहत 4.60 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि और इमारतों के रूप में अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 18.42 करोड़ रुपए है। ईडी मुंबई ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत मंगलदास विठलराव वंदाल हनुमंत संभाजी खेमधरे सतीश उर्फ यतीश जाधव और उसके परिवार के सदस्यों की पुणे सोलापुर और अहमदनगर में अचल संपत्तियों के रूप में 85 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल ने 6 ऐतिहासिक नीतियों को मंजूरी दी है जो आंध्र प्रदेश की औद्योगिक शक्ति में बदल देंगी, जो हमारे 20 लाख रोजगार सृजन के वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी होने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। हमारा मुख्य ध्यान रोजगार सृजन और आंध्र प्रदेश के युवाओं को वैश्विक रूप से सोचने और वैश्विक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाने, जिसमें एक परिवार एक उद्यमी जैसी पहल शामिल है। आगामी पलक्कड़ उपचुनाव पर केरल के मंत्री एमबी राजेश ने कहा, पलक्कड़ उपचुनाव होने वाला है। हम देख सकते हैं कि यूडीएफ घबराया हुआ है। भाजपा के लिए वहां सभी भी अनुकूल माहौल नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस में बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वे ऐसे उम्मीदवार को ला रहे हैं जिसे खुद कांग्रेस नेताओं का समर्थन नहीं है। एलडीएफ पलक्कड़ में जीत हासिल करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मॉरिटेनिया पहुंची है। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मॉरिटेनिया की पहली यात्रा है। नौकाचोट ओमटौंसी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मॉरिटेनिया के राष्ट्रपति मोहम्मद औलाद गजोनी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका औपचारिक स्वागत किया।